गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति की शुरुआत। तो जैसे कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि लियो सोल्वा ने किस प्रकार टैक्सेस इतना बढ़ा दिया था, इसका कारण क्या है, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं। फिर आगे देखते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा, क्यों किया होगा। फिर थर्ड लाइन में देखते हैं कि प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था या बढ़ा सकता था, कि उसको क्या है, उसको एक मीटिंग बुलानी होती थी, उसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं या स्टेट जनरल बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ प्रतिनिधि सभा बोलेंगे। तो इसमें क्या है, प्रतिनिधि सभा बुलाई जाती है, उसमें प्रस्ताव रखा जाता है और प्रस्तावों में क्या है, मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो प्रतिनिधि सभा एक राजनीतिक संस्था होती थी। इसमें तीनों स्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, सभी स्टेट के, फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के। ठीक है, सभी भाग लेते थे इसमें। फिर लेकिन सम्राट ही अंतिम निर्णय लेता था, उसको लेने का अधिकार था। लेकिन सम्राट को ये भी अधिकार था कि इस बैठक या संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी लास्ट जो अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फिर सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं कि 5 मई 1789 को लुई 16वां था, वो एक प्रतिनिधि सभा बुलाता है और टैक्सेस के जो नए प्रपोजल थे, प्रस्ताव थे, उसको पास करवाने के लिए एक सभा बुलवाता है। कब बुलवाता है? 5 मई 1789 को। ठीक है, और यह जो प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया, यानी वर्साई के एक महल में क्या है, इस मीटिंग को रखा गया था। और यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के 303 यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधि आए थे। इसमें प्रत्येक क्या है, अपने एक एक रो में आमने सामने फेस करके बैठ गए, 300 इधर 300 उधर, सामने फेस करके। ठीक है, वन साइड। और जो थर्ड स्टेट के थे वो 600 मेंबर आए थे, वो उनके पीछे खड़े हो गए आमने सामने। ठीक है, उनके पीछे वो बैठे थे और वो उनके पीछे खड़े हो गए। तो फर्स्ट सेकंड के जो 300 मेंबर आए थे वो तो बेंचेस पे आमने सामने बैठ गए, और जो 600 मेंबर आए थे थर्ड स्टेट के, वो उनके पीछे खड़े हो गए। थर्ड स्टेट के जितने भी प्रतिनिधि थे वो अब की बार धन संपदा से या समृद्ध लोग और एजुकेटेड मेंबर ही भाग ले रहे थे, यानी शिक्षित वर्ग अब की बार आया था, क्योंकि किसानों और कारीगरों और महिलाओं को यहाँ पर आने के लिए, इस सभा में आने के लिए वर्जित था, मना था, निषेध था। ठीक है, और ये प्रतिनिधि अपने साथ क्या है, 40,000 पत्र लेके आए थे। उसमें क्या था, शिकायतें और मांगे थी। वो अपने शिकायत और मांगे की सूची बनाकर 40,000 पत्र अपने साथ लेके आए थे लगभग, और जिसमें प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे वो। ठीक है, पत्रों को आगे देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ में स्टेट जनरल था के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां अपनी जो प्राचीन प्रथा थी उसको पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था या अडिंग था। वो चाहता था कि वो पुरानी प्रचलित प्रथा है उसी को ही अनुसार चले, ये जो मीटिंग थी, ठीक है, ये संस्था उसी के अकॉर्डिंग चले। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने अब की बार क्या है, एक मांग रख दी और बोला कि पूरी सभा को मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत डालने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिससे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब राजा ने या सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, तो तीसरे स्टेट के जितने भी प्रतिनिधि थे
वो विरोध जताते हुए, नाराज़ होते हुए सभा से बाहर चले गए। इसमें आपको ये भी बताया गया है कि वो अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसमें नहीं है कि इसमें वोट डालने का अधिकार जो राजा के प्राचीन जो प्रथा थी उसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को ही वोट डालने का अधिकार था, तीसरे को नहीं था, तीसरे स्टेट को। इसलिए अब की बार क्या है, जो एजुकेटेड शिक्षित वर्ग के लोग आए थे उन्होंने कहा कि अब की बार हमें भी वोट डालने का अधिकार है, हमारा भी एक मत डालने का अधिकार है। हम जो प्रत्येक 600 कैंडिडेट आए हैं वो अब की बार हम वोट डालें। इसलिए राजा ने मना कर दिया, मना करते ये सारे बाहर चले गए। ठीक है, चौथे पैराग्राफ में देखते हैं, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को पूरे फ्रांस का वक्ता कहलाते थे या मानते थे। ठीक है, इसके बाद 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर जो टेनिस कोर्ट है उसमें जमा हो गए, सारे प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक ये असेंबली क्या है, भंग नहीं की जाएगी या रद्द नहीं की जाएगी। उनका थर्ड स्टेट का जो नेतृत्व करने वाले थे वो मिराबियो और आब्बे सीए ने किया था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती और विशेष अधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। वो भी मानता था कि इन अधिकारों को क्या है, ख़त्म होना चाहिए। यदि कर लगाना है तो सभी पे लगाओ। ठीक है, फिर आगे देखें तो उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। ठीक है, तो पिछले पैराग्राफ की एक लाइन रह गई थी, उसका ऊपर बता रहा हूँ दोबारा। यहाँ ऊपर एक लाइन है, आब्बे सीए मूलतः पादरी था। उसने एक पंपलेट, बहुत प्रभावशाली पंपलेट लिखा था। उसमें लिखा था कि तीसरा स्टेट क्या है। ठीक है, आगे और नीचे वाले पैराग्राफ की हिंदी देखते हैं कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, यानी बिजी थी, तो पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था या उथल पुथल हो रहा था। लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। और देखें तो इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और सारी फसलें क्या है, ख़राब होने की कगार पे थी या ख़राब हो रही थी। और जो ब्रेड या पाव रोटी के जो भाव थे, प्राइस थे, वो और बढ़ गए, आसमान छू रहे थे। बेकरी के मालिक थे वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते थे और वो क्या है, जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिए, यानी स्टॉक भंडार में। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद एग्री वुमेन यानी गुस्साई महिलाएं ने क्या किया, भीड़ ने क्या किया, दुकानों पर धावा बोल दिया और दुकानों को लूट लिया। फिर दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को आदेश दिया पेरिस में आने के लिए, प्रवेश करने के लिए आदेश दे दिया सेना को कि पेरिस सिटी में आ जाओ। तो फिर गुस्साई भीड़ ने, नाराज़ भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर जो किला था उस पर धावा बोल दिया और वहाँ उसको ध्वस्त कर दिया। नीचे वाले पैराग्राफ में देखते हैं तो कंट्री साइड जो कि देहाती इलाका था, तो रोमर्स यानी कहने मतलब वहाँ अफवाह फैल गई थी गांव-गांव में कि जो ज़मींदार लोग हैं उन्होंने क्या है, अपने डाकू लुटेरों को क्या गिरोह बुला लिया है और पक्की फसलों को तबाह करने के लिए भेज दिया है, यानी ख़राब करने के लिए उनको भेज दिया है। कई ज़िलों में भय से आक्रांत होकर डर कर किसानों ने क्या है, अपने जो सामान थे जैसे होज यानी कुदालों या पिच फॉक यानी बेल्सों को लेकर अपने साथ वो क्या है, किलों की या महलों की ओर क्या है, चल पड़े। यानी साटियोक्स क्या होता है कि महल या किला होता है, और उनको अटैक करने के लिए, उनके घरों पे अटैक करने के लिए चल पड़े किसान लोग।
उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया और कुलीनों की या कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें या ज़मीन छोड़कर भाग गए वहाँ से घर को, और बहुतों ने पड़ोसी देशों में जाकर क्या है शरण ली थी। फिर लास्ट वाले पैराग्राफ की देखते हैं। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंत में नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, स्वीकार कर लिया और यह भी मान लिया उसकी सत्ता पर अब क्या है संविधान का अंकुश होगा, यानी संविधान सर्वोपरि होगा। अब डेमोक्रेटिक या नेशनल असेंबली के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो सब सर्वोपरि होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था पर आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया जो टाइद वगैरह था। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि पर जब्त कर ली गई या अधिकार कर लिया गया और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। लिवरे यहाँ फ्रांस की संपत्ति है, ठीक है, जो कि हम कल भी पढ़े थे। थैंक यू।